एक राज भरी कहानी जहां एक खूबसूरत मेड अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर नए रास्ते पर चलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ताजा सुबह के साथ। आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि योकोयो अपने मैसी रूम में सो रहा होता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। नींद से उठते ही योकोयो देखने जाता है कि सुबह सुबह कौन आया है यार। दरवाजा खोलता है तो एक लड़की मेड की ड्रेस में सामने खड़ी होती है। मैं काम की तलाश में यहाँ पर आई हूँ। वो काम मांगने आई होती है। योकोयो उसे अंदर बुलाता है और एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए मेरा घर थोड़ा मैसी लग रहा होगा। फिर वो सोचता है कहीं मैंने इसे अंदर लाके गलती तो नहीं कर दी। वो डिसाइड करता है इसे थोड़ा बात करके वापस भेज देगा। योकोयो उस मेड से पूछता है, तुम अपने पहले के काम के बारे में बताओ। मेड कहती है, मैं पहले बिना फ्लाइट के ऊपर का टिकट काटने का काम करती थी अपने मास्टर के लिए, वही मास्टर जिसने मुझे यहाँ रेफर किया है। योकोयो हंसने लगता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना। पर जब मेड अपने बारे में और डिटेल शेयर करती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पहले सच में एक असैसिनेशन थी। ये सुन के योकोयो थोड़ा पैनिक कर जाता है और पूछता है, तुम्हारे मास्टर का मेरे साथ क्या कनेक्शन है जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेड रिश्तों के बारे में कुछ ऐसे बातें शुरू करती है। उस लेडी के पोते हो जिसके साथ मेरे बॉस के असली बेटे की वाइफ के साथ चक्कर चल रहा था। जो योकोयो को कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि रिश्तों की गहराई कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। डर के मारे वो मेड को बीच में ही रोक के कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर ही रहूंगा। फिर उसे डर लगता है मैंने इसको इस तरह रोका, कहीं बीच में रोकने की वजह से गुस्सा न हो जाए। फिर तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए योकोयो पूछता है, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है असैसिनेशन में। मेड उसे परमिशन लेकर बैकयार्ड में जाती है। फिर एक नाइफ निकालती है और बैक फ्लिप मारते हुए सामने एक पेड़ पे फेंकती है। वो नाइफ एकदम स्ट्रेट लाइन में जाके ट्री में घुस जाता है। मेड कहती है, मैं तो नॉर्मली अपने टारगेट पे ऐसे ही थ्रो नहीं करती, ये सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन के लिए था। योकोयो का तो ये सब देखकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचता है मैं ऐसे चलते फिरते धार वाली चीज को तो काम पे नहीं रख सकता। वो मेड से कहता है, मुझे माफ करो, मुझे किसी तरह से असैसिनेशन सर्विस नहीं चाहिए और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मेड कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और वापस जाने लगती है। योकोयो अब चैन की सांस लेते हुए सोचता है, अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। तभी उसकी नजर नीचे गिरे एक चीज पर पड़ती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेड सोचती हुई जा रही होती है, अब मैं क्या करूँ। वो पीछे मुड़ के देखती है, शायद योकोयो उसके पीछे आ रहा हो, पर वो सिर्फ उसका वहम होता है। वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही होती है। तभी पीछे से योकोयो की आवाज आती है, तुम्हारी ये चीज छूट गई है। वो मेड रुकती है और देखती है योकोयो की तरफ, लेकिन तभी एक तेज स्पीड में ट्रक उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। पर मेड एकदम से जंप करके योकोयो को ट्रक से बचा लेती है। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। योकोयो हाँ बोलता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। मेड कहती है, ये पहली बार है जब मैंने किसी की जान ली नहीं बल्कि बचाई है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और वो सोचती है, मेरा दिल इतना फास्ट क्यों धड़क रहा है। योकोयो मेड को उसकी छूटी हुई चीज बेल वापस करता है और मेड थैंक्स बोल के वापस जाने लगती है। पर अब योकोयो का डिसीजन बदल चुका होता है। वो डिसाइड करता है कि मेड को सफाई के काम के लिए रख लेगा। अब मेड अपने तहखाने से टूल्स का एक पूरा सेट निकालती है और कहती है, तो बताओ किससे साफ करूं। योकोयो घबरा के कहता है, साफ करने का मतलब किसी को असैसिनेट करना नहीं है। वो मेड को बताता है कि उसे घर में जो गार्बेज पड़ा है उसे साफ करना है। मेड कहती है, ओह तो इनमें तो जरूर डेड बॉडीज होंगी, है ना। योकोयो कहता है, एक सेकंड के लिए मार धाड़ वाले थॉट से बाहर निकलो। मेड एग्री करती है और पूछती है, अगर मैं ये काम सही से कर लूं तो मुझे जॉब पे रखोगे। योकोयो हाँ कहता है और सोचता है, इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, एक चांस तो बनता ही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। योकोयो देखने आता है कि मेड घर का काम करने में कितनी अच्छी है, पर उसे शौक लगता है। मेड एक हाथ में एक टूटी हुई झाड़ू होती है और उसके सर पे एक उल्टी बेल्ट। मेड योकोयो को देख के कहती है, मुझे माफ करना, मैं अभी साफ करती हूँ। लेकिन वो फिसल के गिरने वाली होती है, पर एक बैक फ्लिप मार के अपने आप को बैलेंस कर लेती है और फिर वो एम्बेरेस्ड होकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी। योकोयो उसके सर से बाल्टी हटा के कहता है, एक्चुअली गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें वो काम दिया है जो तुमने कभी किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम साथ मिलके काम करते हैं, तुम मेरी मदद करो और धीरे धीरे सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम एकदम चमक रहा होता है। योकोयो मेड को थैंक्स बोलता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है। योकोयो मेड की हेल्प करने के बाद टाइम देखता है और सोचता है, अभी तो डिनर भी बनाना है। वो मेड से पूछता है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है। मेड कहती है, नहीं। योकोयो हंस के बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि क्या बनाना है, तुम तब तक जाके फ्रेश हो लो। फिर सीन शिफ्ट होता है। मेड बाथरूम में नहा रही होती है और योकोयो के बारे में सोचती है, ये बाकी मास्टर से कितना अलग है।
दूसरी तरफ यूकोयो अपने आप से बोलता है, मैं एक सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है। मेरे घर पे एक मेड आई थी जो एक असैसिन थी, लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा टेंशन दे रही है वो ये है कि अगर वो नहा के सिर्फ टॉवल में बाहर आ गई तो मैं क्या करूँगा। यूकोयो सोचता है तब तो जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। अब रात का खाना तैयार होता है, दोनों किचन में डिनर रेडी कर रहे होते हैं। यूकोयो मेड को वार्निंग देता है, अपने आप को फोर्स मत करना, रिलैक्स और धीरे से गोभी काटना। मेड गोभी उठाती है और एक ही बार में उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। यूकोयो इम्प्रेस्ड होता है और अपनी डिश के बारे में एक्सप्लेन करता है। इस डिश को तोंकात्सु कहते हैं, तुमने पहले खाया है क्या? मेड कहती है, मैं डिशेस को सिर्फ सर्वाइवल के एलिमेंट की तरह देखती हूँ, शायद मैंने खाया हो लेकिन मुझे उसका टेस्ट याद नहीं। मतलब कि ये तो खाना भी आपातकालीन स्थिति के लिए रखती है। यूकोयो शॉक होके बोलता है, क्या बात कर रही हो? एक बार जब तुम ये तोंसो को खाओगी तो तुम भी नहीं भूलोगी। मैं स्पेशली एक फेमस मीट शॉप से लेकर आया हूँ। वो 2 प्लेट सर्व करता है और एक प्लेट मेड को देते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिस सर्वेंट। वो कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर ने मुझे अलग अलग नाम दिए। मास्टर आप भी मुझे कोई नया नाम दे सकते हो। मास्टर यूकोयो। यूकोयो कहता है, ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा सोच के रखूंगा तुम्हारे लिए, तब तक मैं तुम्हें मिस सर्वेंट बुलाऊंगा। अब डिनर के टाइम दोनों डिनर शुरू करते हैं। यूकोयो पूछता है, कैसा लगा तुम्हें? पहला बाइट लेते ही मेड के दिमाग में अपने पास्ट लाइफ का ट्रॉमा फ्लैश होने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है, हाँ ये सच में बहुत अच्छा है। वो सोचती है, मुझे एक एक्सीडेंट से लेकर अब तक और अब डिनर करते हुए काफी वार्म फील हो रहा है। यूकोयो कहता है, मैं ऊपर के फ्लोर का एक रूम तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ, तुम उसे अपना रूम समझ सकती हो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। दोस्तों अब इस मेड के पास्ट फ्लैशबैक को जानते हैं। मेड अपने पास्ट को याद करती है, एक ऐसा सीन जहाँ वो खून में लथपथ थी, उसके आसपास सब कुछ बर्फ के जैसे सफेद था, कोल्ड और इमोशनलेस। वो सोचती है वो सफेदी मेरे जैसे ही थी, कोल्ड और क्रूअल। यूकोयो देखता है कि मिस सर्वेंट बिना सॉस के ही तोंकात्सु को खा रही है, तो वो उसे सॉस देके बोलता है, इससे ट्राई करो। जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ तोंकात्सु को खाती है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। मजा आया ना? मिस सर्वेंट को सॉस काफी पसंद आता है। अब सीन शिफ्ट होता है, मिडनाइट, अर्धरात्रि का समय होता है। यूकोयो को बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो पसीने पसीने में उठता है। उसे भूख लगती है तो वो फ्रिज की तरफ जाता है। वहाँ वो देखता है कि मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कैसा ऑकवर्ड मोमेंट होगा जरा इमेजिन करो। फिर मिस सर्वेंट उससे माफी मांगती है। यूकोयो उससे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी रात को भूख लगती है। वो एक ट्रे में कुछ खाने का सामान लेता है और कहता है, चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे? यूकोयो थोड़ा सरप्राइज होता है और मिस सर्वेंट बताती है, जब मैं किचन में आ रही थी तब मुझे तुम्हारे रूम से आवाज आ रही थी। मैं अंदर आई और देखा तुम कुछ बोलते हुए सो रहे थे। भाई ये बात सुन के यूकोयो को थोड़ा एम्बेरस्ड फील होता है और मिस सर्वेंट कहती है, हाँ तुम अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो यूकोयो और भी ज्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। मिस सर्वेंट सपना भी शेयर करती है, आज पहली बार मुझे एक अलग तरह का सपना आया। वो तोंकात्सु सॉस था जो मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था, मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होऊंगा। पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ बढ़ी मेरी नींद टूट गई। पहली बार मैं डरावने सपने से अलग कुछ देख पाई थी और तुम्हारा सपना सुन के मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इस लड़के को सपना ही ऐसा आया है। यूकोयो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसे सपने आते ही रहते हैं। अब हम फ्लैशबैक में यूकोयो का चाइल्डहुड देखते हैं। यूकोयो अपनी चाइल्डहुड के बारे में सोचता है, जब भी मैं डरावने सपने देखता था तो मैं अपनी मॉम के गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर जब से वो गई हैं मुझे अकेला सोने में डर लगता है। मेड उसकी बातें सुन के थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, तुम मेरी गोद में सर रख के सो सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। यूकोयो मना करते हुए कहता है, वो तो बचपन की बात थी। वो तो बचपन की बात थी और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये सब मुझे शोभा नहीं देता। मेड थोड़ा उदास होकर सोचती है, मुझे पता है एक असैसिनेशन कभी किसी के लिए खुशी का कारण नहीं बन सकती, लेकिन अचानक से यूकोयो उसकी गोद में सर रख के कहता है, ये काफी वार्म और कंफर्टेबल लग रहा है। मेड मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ और मेरे लिए भी, अब तुम अच्छे से सो पाओगे मास्टर यूकोयो। यूकोयो को अब धीरे धीरे नींद आने लगती है और मेड सोचती है, ये जो फीलिंग है बिल्कुल उस दिन के जैसी है जब सब कुछ बदल गया था, जहाँ मिस सर्वेंट अपनी सोच में डूबी होती है और वो सोचती है कि मुझे अपने जिस्म में इतनी एनर्जी महसूस हो रही थी जैसे कि मैं सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, लेकिन वो एनर्जी मैंने किसी की जान बचाने के लिए लगाई थी, तो ये सब क्यों? अब सीन शिफ्ट होता है और अगला दिन आता है। मिस सर्वेंट फ्रूट निंजा खेलते हुए गार्बेज का साइज छोटा कर रही होती है। यूकोयो आता है और उससे पूछता है, ये क्यों कर रही हो? मिस सर्वेंट कहती है, इस तरह से स्पेस काफी कम लगता है। यूकोयो काफी इम्प्रेस्ड होता है। जब वो गार्बेज की तरफ बढ़ता है तो उसे अपने घर के बाहर एक फ्लफी डॉग मिलता है जिसके साथ एक लेटर भी रखा होता है। मिस सर्वेंट उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है,
मैंने इस डॉग को पोमेरियन समझ के खरीदा था, पर ये एक ऐसी ब्रीड का है जो ज्यादा खाना खाता है और जल्दी बढ़ता है, इसलिए मैं इसे एक अमीर के घर बाहर छोड़ के जा रही हूँ। कृपया इसे अडॉप्ट कर लेना। मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम इसे रखने वाले हो? युकियो कहता है, हाँ, इतना छोटा पपी, मैं इसे इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, ये तो मर सकता है। मिस सर्वेंट कहती है, अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये किसी भी हालत में जी लेगा, लेकिन अगर आप इस पे दया कर रहे हो तो ये उसके एनिमल इंस्टिंक्ट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। युकियो कहता है, मुझे तुम्हारी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही, पर तुम्हें मुझे उस ट्रक से दया करके नहीं बचाया था। ये सुन के मिस सर्वेंट थोड़ी सोच में पड़ जाती है। युकियो फिर कहता है, अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत हमेशा एक्शन लेने की सोचती है, बिना कुछ सोचे, और शायद इसे इंसानियत कहते हैं। वैसे भी त्याग दिए जाने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। अब युकियो पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है, क्या तुम भी इसे अपने हाथ में लेना चाहोगी? मिस सर्वेंट थोड़ा डर के साथ उसे दूर भाग जाती है। युकियो समझ जाता है कि वो डर रही है। युकियो कहता है, देखो तो ये कितना क्यूट है। मिस सर्वेंट कहती है, अगर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं इसे छू सकती हूँ। युकियो उसे कहता है, ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करो। फिर युकियो उसे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें डॉग से इतना डर क्यों लगता है? मिस सर्वेंट अपनी पुरानी ट्रेनिंग के बारे में बताती है। जब मैं असैसिनेशन की ट्रेनिंग ले रही थी तो मुझे जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। युकियो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपना डर खुद ही दूर करना होगा। ये सुन के मिस सर्वेंट सोचती है, मैं अपने मास्टर को इतना असहाय नहीं महसूस करने दे सकती। वो डिसाइड करती है वो इस पपी को हाथ में लेगी, लेकिन उसका हाथ ही काम नहीं कर रहा होता है। युकियो कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो छोड़ो। मिस सर्वेंट जवाब देती है, ऐसा कोई डर नहीं है जो मैं दूर नहीं कर सकती। युकियो पूछता है, वैसे तुम्हें इस पपी में कौन सी चीज डरावनी लग रही है? मिस सर्वेंट उसके दांतों, नाखून और डरावनी नजर की तरफ पॉइंट करती है। युकियो हंसकर कहता है, ये तुम्हें इससे डर लग रहा है? ये सब तुम्हें इस तरह दिख रहा है? मुझे तो ये एक मूंछ केक की तरह लग रहा है। तभी पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है। मिस सर्वेंट काफी डर के उठती है और सोचती है, आज तो मैं पक्का इस पपी को तंदूर में डाल के हॉट डॉग बना दूंगी। पर युकियो उसे जल्दी से हटा लेता है और पपी अब युकियो की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। युकियो देख रहा होता है कि पपी के दांत आ रहे हैं। ये दोनों पपी को लेकर एनिमल हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ युकियो उसे इंजेक्शन लगवाता है और मिस सर्वेंट उसके लिए चीजें खरीद रही होती है। युकियो जब पपी को लेकर वापस आता है तो मिस सर्वेंट से कहता है, देखो हम तुम्हारे लिए चीजें लेकर आए हैं। घर के रास्ते में युकियो मिस सर्वेंट का थैंक यू करता है, शुक्रिया तुम्हारे साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहाँ रुककर कहती है, मास्टर आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। मैं ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती थी जहाँ काम खत्म होने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ आपके साथ मैं कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझे भरोसा दे रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैं जहाँ थी वहाँ मुश्किलें नहीं थी, वो एक डांसिंग चेयर गेम की तरह था, लेकिन जहाँ भी जाती थी बस एक ही काम करना पड़ता था और वो सब कुछ ऐसा लगता था जो किसी काम का ही ना हो। काश मैं आपसे इस पपी की तरह मिलती जो ये समझता कि दुनिया में बस अच्छे लोग ही होते हैं। शायद मैं वो बन पाती जो आपको चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। ये सुन के युकियो कहता है, लगता है तुम पुरानी बातों को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो। मिस सर्वेंट थोड़ा सोच कर कहती है, नॉर्मल लाइफ? ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। युकियो उसे सनसेट देखने को कहता है। मिस सर्वेंट सोचती है, तो क्या इस तरह से मैं इस दुनिया को और अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ? युकियो फिर उससे कहता है, तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं एक नॉर्मल डॉग नहीं हूँ। फिर उस पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो सोचती है, अच्छा तो इसलिए भूख भी लगी है। वो डॉग फूड में से कुछ निकाल के उसे देती है। जब पपी खाना खाने में बिजी होता है तो मिस सर्वेंट ये सोचती है कि शायद मैं अब नॉर्मल हो रही हूँ। तभी युकियो आता है और देखकर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इसे खाना दे रही हो। फिर वो पपी को भी प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, तुम सच में मोची केक की तरह हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मोचीतर है। युकियो फिर मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचीतर को खाना खिलाने के लिए थैंक्स करता है। वो एक स्टेप आगे बढ़ के कहता है, तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पर हो। ये सुन के मिस सर्वेंट को बहुत अच्छा लगता है। पपी भी युकियो के साथ खेलना चाहता था, लेकिन युकियो उससे कहता है, बाद में, अभी मुझे डिनर बनाना है। मिस सर्वेंट कहती है, मैं इस पपी का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल बनना है जैसा आपने कहा। युकियो कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मिस सर्वेंट पपी को प्यार से सहलाने लगती है और फिर उसे अपनी गोदी में ले लेती है। वो पपी के साथ खेलते हुए सोचती है, युकियो की काफी बातें याद आ रही है। पहले मैं तुमसे डर गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। प्रेजेंट में मिस सर्वेंट कहती है, अब मुझे समझ आया कि मैं इतना डर गई थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आता है, पर जब युकियो उसे और बनाने के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है।
यूकियो कहता है अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी एक नॉर्मल थिंग है। ये सुन के मिस सर्वेंट कहती है ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ अपने लिए एक नाम भी रिक्वेस्ट करती हूँ। यूकियो उससे पूछता है तुम्हारा बर्थडे कब आता है। मिस सर्वेंट कहती है डेट तो याद नहीं है पर विंटर के टाइम पर। यूकियो उसका नाम यूकी रखता है जो कि स्नो का मतलब होता है। ये सुन के मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा जू, जो कि स्नो का मतलब होता है। यूकियो बोलता है मुझे स्नो काफी पसंद है क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखते हैं और स्नोफॉल भी। ये सुन के मिस सर्वेंट को अपनी पास्ट मेमोरी ट्रिगर होने लगती है। आगे यूकियो कहता है मैंने कहीं सुना था कि स्नो एक्चुअली गर्म होती है। ये सुन के मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। यूकियो कहता है हाँ, क्योंकि जब स्नो ग्राउंड पे गिरी थी तो वो नीचे की सरफेस को गर्म रखती है जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे प्रोटेक्ट रहते हैं। ये सुन के मिस सर्वेंट के दिमाग में अब तक के सारे सवाल आ जाते हैं। वो सोचती है एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ किसी की लाइफ क्यों बचाई, क्यों ये जिंदगी मुझे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों ये पर्सन की बातें मेरे दिल को छू रही हैं। वो यूकियो को थैंक्स कहकर कहती है तुमने मेरा नाम दिया इसके लिए शुक्रिया। यूकियो उसकी स्माइल देखकर सोचता है हाँ अब ये नॉर्मल लड़कियों जैसी स्माइल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद जहाँ यूकी मोची के साथ खेल रही होती है तब यूकियो उसे आवाज देकर एक रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे कान छेड़ दोगी, मतलब छेद दोगी। यूकी हाँ करती है पर जैसे ही वो उसके कान के पास जाती है वो अपना हाथ पीछे खींचकर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यूकियो कहता है पर क्यों, लोगों को छेड़ना तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ तो बस एक कान की बात है। तब बेल रिंग होती है और यूकी डोर खोलती है जहाँ एक लड़की रहती है। बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी उससे पूछती है क्या तुम मास्टर यूकियो की छोटी बहन हो। लड़की रिको कहती है हाँ, पर तुम कौन हो। रिको अंदर आकर देखती है और देखती है कि घर पूरी तरह से चमक रहा होता है। रिको यूकियो की गाल को खींचती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खूबसूरत मेड रखी है। यूकियो जवाब देता है इससे मॉम को परेशानी होती ना। रिको पूछती है और डैड। यूकियो कहता है उन्होंने तो मंजूरी दे दी है। फिर रिको को पागलपन का दौरा पड़ता है। यूकी जो अब तक चुप थी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो। यूकियो उसे जवाब देने की जगह अपनी चाल छुपाते हुए कहता है यह कितनी खूबसूरत और क्यूट है। रिको ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है और फिर यूकी को बोलती है ये कोई बहाना नहीं है। रिको अपने आप को यूकी से इंट्रोड्यूस कराती है और यूकी भी अपना नाम बताती है। फिर यूकी कहती है ये नाम मुझे यूकियो मास्टर ने दिया है। ये सुनकर रिको थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर यूकी बताती है कि मैं पहले एक असैसिनेशन का जॉब करती थी। रिको घबरा के पूछती है ये सच कह रही है। यूकियो कहता है हाँ, तुम्हें इससे मिलना है तो अच्छे से मिलो। रिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है। यूकी थोड़ा सा ऑटोग्राफ देती है जो ढंग से समझ नहीं आ रहा होता। यूकी बताता है कि उसने असैसिनेशन का जॉब करते हुए 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज ही सीखी थी, लेकिन उसने कभी कैलिग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी थी जो कि अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब होता है। फिर यूकी से पूछा जाता है क्या तुम मेरे स्कूल प्रोजेक्ट में मदद करोगी। यूकियो हैरान होकर कहता है क्या सच में। यूकी कहती है हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यूकियो बोलता है अगर यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए ये स्टोरी नहीं लिख सकते। रिको कहती है हाँ, मैं स्टोरी को अपोजिट कर दूंगी, एक खूबसूरत मेड जो असैसिनेशन की तरह दिखती थी। रिको फिर यूकी को अपने बैकयार्ड में ले आती है जहाँ वो अपनी असैसिनेशन स्किल्स दिखाती है। यूकी अपने सर पर एप्पल रखती है और एक फ्लिप करते हुए अपने नाइफ से उसे टारगेट करती है। रिको काफी एक्साइटेड होती है लेकिन यूकियो थोड़ा घबराया हुआ होता है। सोच रहा था कहीं भूल चूक में किसी को चोट ना लग जाए। फिर रिको पूछती है तुम्हारे पास कितने नाइफ्स हैं और तुम इसे कहाँ रखती हो। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और नाइफ्स हैं और वो अपने वेपन्स का बेसमेंट दिखाने लगती है। यूकियो कहता है फौरन इसे ढक दो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूकी का पेट गुड़गुड़ कर रहा होता है और रिको उस पर भी सवाल बना देता है तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है मेरा जो फेवरेट है वो कोई डिश नहीं है, हाँ सर्वेंट को तो सॉस पसंद है। मजा आया ना। ये सुन के रिको और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और पूरे कन्वर्सेशन का मजा लेने लगती है। फिर यूकी रिको को गोभी काटने का तरीका दिखाती है और सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में जहां घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी थी। वहां रिको की नजर समर फेस्टिवल की पोस्टर्स पर जाती है और वो खुशी से चलो चलते हैं कह देती है। यूकियो यूकी से कहता है वहाँ हम तुम्हारे फेवरेट टोंकात्सु सॉस भी ले आएंगे। ये सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल में रिको यूकी को खींच के एक शूटिंग गेम में ले जाती है, ये सोचकर कि असैसिनेशन स्किल्स का फायदा उठा जाए। यूकी टारगेट पर निशान लगाती है पर वो मिस हो जाता है। उसने गन ट्रेनिंग नहीं की पर वो फिश कैचिंग में रोला जमा देती है।
रिको उसे और सिखाने के लिए कहती है और दुकान वाला कह देता है हाँ अगले मेले तक तो तुम सब सीख जाओगी। उसके बाद वो सब टोंकात्सु सॉस लेने जाते हैं और यूकी जैसे ही वो टेस्ट करती है समझो अलग ही दुनिया में खो जाती है। फिर वो कुकीज खाना शुरू कर देती है और वो सारी कुकीज खत्म कर देती है। दुकान वाला यूकी को देखकर इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर दे देता है। फिर यूकी सोचती है कि कुछ ड्रिंक्स लेने जाएं, पर यूकी उसे मना कर देता है। रिको कहता है मैं तुरंत आई, बस यही रहना। वो दोनों साइड में बैठकर बात करते हैं और यूकी से पूछते हैं कि उसका पहले का फेस्टिवल का एक्सपीरियंस कैसा था। यूकी याद करती है कि पिछले फेस्टिवल में वो किस गेम को खत्म करने के बाद घर आई थी। योकोयो ये सुनकर कुछ पूछना चाहता था पर फिर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। यूकी, योकोयो और रिको सब मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं। उसके बाद सब लोग घर जा रहे होते हैं और रिको कहती है आज तुमने बहुत ज्यादा टोंकात्सु सॉस खाए हैं। तभी अचानक चोर चोर की आवाज आती है और कोई चोर अपनी बाइक पर चुपके से उनके पास से गुजरता है। यूकी अपने मास्टर की कुछ बातें याद करती है और फिर टोंकात्सु सॉस देखकर कहती है बेचारा चोर। रिको अपने सामने लाइव एक्शन मूवी देखते हुए खुशी से एंजॉय कर रही होती है। ऐसे सब मिलकर अपने दिन का मजा लेते हैं और एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। फिर यूकी और रिको दोनों चोर का पीछा करते हैं लेकिन वो काफी दूर भाग जाता है। रिको यूकी से शॉर्टकट लेने के लिए कहती है। वहीं यूकी ने चोर को देख लिया था और अपना नाइफ उस पर फेंका जो डायरेक्टली उसके टायर पे जाके लगता है और वो वहीं गिर जाता है। यूकी उसकी तरफ नाइफ लेकर बढ़ती है लेकिन यूकी उसे रोककर कहता है उसे ज्यादा मारना मत, बस 2-4 चिमटी मार के छोड़ देना। यूकी फिर हेलमेट पर मार देती है और कहती है बच गया, तेरी किस्मत अच्छी थी। अब यूकी को भी और तेज भूख लगने लगती है और यूकी कहता है चलो और ज्यादा टोंकात्सु सॉस लेने चलते हैं। सब घर की तरफ निकलते हैं। चोर को समझ नहीं आता कि इतना फास्ट खुफिया एजेंसी कौन सा था और वो सोचता है कि पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर दे। रिको घर जाते हुए अपने प्रोजेक्ट को रेडी होने की बात करती है और कहती है मैं कल स्कूल में सबमिट कर दूंगी। यूकी इसे स्कूल के बारे में पूछती है और रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहां हम नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन टाइम टाइम पर तो हमें सिर्फ पेरेंट्स को लूटना और पिटना होता है। तभी रिको को उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है चलो जल्दी से भूख लग रही है। यूकी के दिमाग में रिको की स्कूल वाली बात घूम रही होती है। वो यूकियो से कहती है मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। यूकियो कहता है अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर जाना। अब सीन शिफ्ट होता है। यूकियो का न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला था। वो मिल्क का पैकेट पी रहा होता है और सोच रहा होता है यूकी अकेले घर में ठीक तो होगी। तभी उसका एक क्लासमेट आता है और कहता है तुमने सुना क्या, हमारे शहर में एक ब्यूटीफुल मेड देखी गई है जो काफी कमाल की स्किल्स रखती है। और ये सुनते ही यूकियो के दूध का पैकेट फट जाता है। यूकियो कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। यूकियो याद करता है कि एक बार समर वेकेशन के दौरान वो रिकू के साथ मार्केट में घूम रहा था। फिर टीचर एंटर करते हैं और अनाउंस करते हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में जो कि यूकी होने वाली थी। लंच बेल बजती है। जैसे सब स्टूडेंट्स भागते हैं यूकी कामली अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है और यहाँ पे यूकी शांति से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है। अपने एसेसिन डेज की शार्प स्टिंग्स यूज करते हुए वो क्राउडेड हॉलवेज से स्विफ्टली नेविगेट करती है, टाइपिकली बोटलिंग्स और शॉर्टकट्स अवॉइड करते हुए। और जब तक वो स्टोर पहुंचती है लास्ट या की सुबह ब्रेड एक सीनियर ले रहा होता है, लेकिन यूकी बिना पैनिक के सीनियर से स्किलफुली नेगोशिएट करती है अपने सारे हैंकरचीफ ऑफर करते हुए जो एक रेयर और लग्जरियस गिफ्ट थे रिको की तरफ से। अब यहाँ पे इम्प्रेस सीनियर उसे ब्रेड दे देता है और यूकी ट्रायम्फ वापस क्लासरूम में आती है। हितोशी उसकी तारीफ करता है कि वो कुछ ऐसा कर गई जो काफी मुश्किल होता है। यूकी कामली रिप्लाई करती है ये तो सिंपल टास्क था कंपेयर टू माई प्रीवियस मिशंस। उसका ये कैजुअल कमेंट पूरे क्लास को शॉक में डाल देता है और विस्पर से स्टार्ट हो जाती है अबाउट हिज कजन्स स्ट्रेंज येट फैसिनेटिंग स्किल्स। शाम को रिको हितोशी को टीज करती है उसकी फेमस कजन्स के बारे में, जबकि यूकी इनोसेंटली एडमिट करती है कि वो स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही है और ज्यादा नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही है। हितोशी सोचता है कि ये सब कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सीक्रेटली वो अप्रिशिएट करता है जो एक्साइटमेंट यूकी उसकी लाइफ में लाई है। अगले कुछ दिनों में यूकी के यूनिक पर्सनैलिटी और अनऑर्थोडॉक्स तरीके से स्कूल चैलेंजेस को हैंडल करना सबके बीच एक सेंसेशन बन जाता है। क्लासमेट्स उसके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं और स्कूल में यूकी का नाम एक मिस्ट्री और लेजेंड बनने लगता है। यूकी के रूफटॉप स्टंट के बाद सब कुछ थोड़ा सेटल होता है। शाम को घर पर रिको अपने छोटे डॉग मोचू के साथ खेलते हुए हितोशी को टीज करना शुरू करती है। हितोशी उसे याद दिलाता है कि समर वेकेशन के दौरान वो ज्यादातर उसके साथ ही थी, पर रिको चुप होने के बजाय उल्टा जवाब देती है तुम तो यूकी के साथ पूरा दिन रहते हो। रिको थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाती है और बोलती है कि उसका हमेशा से एक सिस्टर होने का सपना था
वो इमेजिन करती है कि एक बहन के साथ वो फैशन डिस्कस कर रही होती है, लव एडवाइस ले रही होती है, या फिर रात के 12 बजे स्नैक्स चुरा रही होती है। एक्चुअली वो इतनी डेस्परेट थी कि कभी कभी खुद वो कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि मोची उसका बहन जैसा है। यूकी जो उसका डायलॉग सुन रही थी सडनली बोल पड़ती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन बन सकती हूँ। रिको खुशी से जंप करते हुए डिक्लेयर करती है, अब से तुम मेरी ओनी चान हो। हितोशी उन दोनों की इस ओवर द टॉप बॉन्डिंग को देखते हुए फेस पाम करता है और सोचता है ये घर नॉर्मल कब बनेगा। अगली सुबह स्कूल में हितोशी अभी भी वीकेंड की नींद की कमी से परेशान होता है और भाई इस समय सर्दियां आ चुकी हैं तो ठंड के कपड़ों के लिए मार्केट जाता है, पर वहाँ पे इसे अफोर्डेबल प्राइस पे मनपसंद कपड़े नहीं मिलते। तो आखिर में हितोशी मेरी दी हुई वेबसाइट से ही शॉपिंग करता है, जहाँ पे इसको ट्रेंडी स्वेटशर्ट, जैकेट, हुडी और फैशनेबल शूज मिलते हैं और 5% डिस्काउंट के लिए ये मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी करता है। वैसे आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक जरूर करना। क्लास के बीच जब वो हाफ एस्लीप था, टीचर उस पर चौक का टुकड़ा फेंकते हैं, लेकिन यूकी अपनी असैसिनेशन स्किल्स दिखाते हुए चौक को मिड एयर स्लाइस कर देती है। पर आयरनी ये होती है कि स्लाइस पीसेस फिर भी हितोशी की आंखों में लग जाते हैं और वो इन्फर्मरी पहुंच जाता है। इन्फर्मरी में हितोशी एक्सपेक्ट करता है कि अपनी यूजुअल नर्स मरियामा को, पर उसकी जगह एक नई नर्स का इंट्रोडक्शन होता है जो अपने आप को नर्स एना के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। एना की पर्सनैलिटी थोड़ी मिस्टीरियस लगती है जो हितोशी को थोड़ा अनईजी और क्यूरियस दोनों बना देता है। वहीं रिको और यूकी रिसेस के दौरान कैंटीन में होते हैं और रिको यूकी से अपने नए प्लान के बारे में बात करती है। आया था ये रूमर सुनता है और सोचता है कि क्या वो भी किसी अलग पास्ट का हिस्सा हो सकती है। जैसे एक है यूकी। लंच के बाद रिको और यूकी एक फन बैट लगाते हैं, अगर रिको जीतेगी तो यूकी उसके लिए एक सीक्रेट सिबलिंग कोड बनाएगी और अगर यूकी जीतेगी तो रिको उसके साथ हितोशी के लिए एक स्पेशल डिनर प्लान करेगी। हितोशी जब इस बैट के बारे में सुनता है तो फेस काम करता है और बोलता है, ये दोनों मेरे साथ मेरी जिंदगी का एक रियलिटी शो बना रही हैं, कपिल शर्मा की तरह। शाम को घर वापस आते समय फिर अचानक वो इन्फर्मरी की डोर लॉक कर देती है, हितोशी को स्ट्रेचर पर भी लेटा देती है और उसकी टाई को किस कर लेती है। हितोशी स्ट्यून होकर मटर्स करता है। इवन एडल्ट मांगा में भी इतना बिल्डअप होता है, लेकिन एन हिम्मत देते हुए बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और कैजुअली हितोशी का नाम लेके कहती है कि वो उसका पहला एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बनाने वाली है। अब इससे पहले कि कुछ और हो, यूकी इन्फर्मरी में बर्स्ट करते हुए एंटर करती है और हितोशी को अपने पीछे छुपाने की कोशिश करता है, जबकि एन सिचुएशन को बस एक मजाक बताकर हितोशी की आई ड्रॉप्स देने का ऑफर करती है। यूकी फिर अपने बॉस को खींचकर वहां से ले जाती है और नर्स को वार्न करती है कि वो उनके पास ना आए। यूकी के प्रोटेक्टिव बिहेवियर को देखकर हितोशी को अपनी बहन की बातें याद आती है और वो सोचता है कि शायद यूकी थोड़ा जेलस हो रही है। और जब वो इन्फर्मरी से बाहर निकल रहे होते हैं तो यूकी हितोशी से माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसके पास कुछ जरूरी बात है। हितोशी का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, पर यूकी की कॉन्फेशन की जगह वो बस ये बता देती है कि वो जो नर्स थी वो भी एक असैसिनेशन थी, जैसे कि वो खुद है। इन्फर्मरी में कैट एक बार फिर एन के पास आती है और वो उसे प्यार से पैड करते हुए यूकी के बारे में सोचती है। एन सोचती है कि यूकी जितनी अनइन्वॉल्व लगती है उतनी है नहीं। वो कैट के थ्रू जो इमेजेस गैदर करती है उनसे पता चल रहा होता है कि यूकी के प्रिटेंड फैमिली और उनकी प्लान्स के बीच कुछ गहरा कनेक्शन है। और इसके बाद एक डिटरमाइंड वुमेन जिसका नाम ग्रेस है अपने लग्जरियस लाइफ के सपने देख रही होती है। सैन एनी के पिक्चर्सक्यू आइलैंड पे अपने विजन को जीने के लिए उसने काफी वैल्यूएबल नॉलेज इकट्ठा किया है और स्ट्रेटेजिकली यूज किया है। कई ऑब्स्टेकल्स को अपना रास्ते से हटा दिया है और अब उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम पूरा होने से बिल्कुल करीब है। बस एक फाइनल स्टेप बचा है, यूकी को मारना, जिसे वो सू के नाम से जानती है। रात के 12:31 बजे यूकी अपने बॉस हितोशी के सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से वाइगलेंट होती है। हितोशी को नींद भी मुश्किल से आती है क्योंकि यूकी उसके आसपास हमेशा चक्कर लगा रही होती है। यूकी फैमिली कह देती है कि वो इस वक्त हितोशी की रक्षा करना जरूरी समझती है क्योंकि वो डर रही होती है कि शायद ग्रेस वापस आके उसे नुकसान पहुंचाए। ये सोच यूकी को काफी डिस्टर्ब कर देती है और वो रियलाइज करती है कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हितोशी के डिस्कम्फर्ट को देखते हुए यूकी डिसाइड करती है कि वो उसके पास लेटे और उसके साथ लेटे चली जाएगी, लेकिन इस अनकन्वेंशनल तरीके से भी हितोशी को ज्यादा राहत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ये बंदा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। हितोशी अपने डर को एक्सप्रेस करता है कि वो ज्यादा कंसर्न है यूकी के लिए क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेस उसे ज्यादा टारगेट कर सकती है। यूकी कॉन्फिडेंट होते हुए उसे एश्योर करती है कि वो किसी भी अटैक से बचने में पूरी तरह कैपेबल है, चाहे वो सो रही हो तब भी। जब हितोशी एक खिड़की खोलता है यूकी फौरन उसके सामने आ जाती है क्योंकि वो डर रही होती है कि शायद कोई स्नाइपर उनकी तरफ फायर कर सकता है। तभी उन्हें घर के फ्रंट गेट से किडॉन सॉस की खुशबू आती है
जो उनको कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए ग्रेस उन्हें पकड़ लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वेंट को सॉस पसंद है और यूकी को टॉन्ट करते हुए कह देती है कि वो एक टाइम पर व्हाइट वुल्फ 9 सन्स ऑफ द ड्रैगन की सदस्य थी, पर अब वो बस एक मेड बन गई है जो घर के काम में फंसी हुई है। यूकी अपना नाइफ निकालती है और ग्रेस को धमकी देती है कि अगर वो चाहे तो हितोशी का आंख मार सकती है, पर वो खुद ही डिसएडवांटेज में हो जाएगी। और इसके बाद यूकी अपना असली रूप दिखाते हुए ग्रेस को शब्दों से ही डरा देती है। वो कहती है कि वो ग्रेस को इतना दर्द देगी कि वो कभी भी उसे माफी की दुआ नहीं करेगी। अब ये पता नहीं कौन से दर्द की बात कर रही है। ग्रेस को समझ आता है कि यूकी अभी अपनी पुरानी शक्ति को नहीं खो चुकी है, उसके पास अभी भी शक्तियां हैं। और ये समझकर वो रियलाइज करती है कि इस बार ये जंग उनके बीच की है। यूकी को मारना अब उसकी प्रोस्पेरिटी बन गई है। ग्रेस को ये पता है कि वो कभी भी सू को मारने की ताकत नहीं रख सकती, इसलिए वो हितोशी को लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। वो हितोशी से कहकर उन्हें स्कूल में 2 AM मिलने को बुलाती है और उसकी सेफ्टी की गारंटी देती है। तब तक यूकी जब अपने दोस्त को ऐसे ले जाते हुए देखती है तो वो सोचती है, उसे अपने मास्टर के शब्दों की याद आती है कि वो मारने के लिए पैदा हुई थी, मौत हमेशा उसके साथ थी, चाहे वो इसे कभी भी डिनाई करे। ग्रेस हितोशी को स्कूल के सॉकर फील्ड पर बंद करके कहती है कि ये सेटिंग उसके लिए परफेक्ट है और सोचती है कि अगली बार उसे रोप्स का इस्तेमाल करेगी। ग्रेस फिर हितोशी से पूछता है कि क्या वो डर रहा है और उसकी जिंदगी मौत अपने हाथ में होने की बात करती है। वो कहती है कि हितोशी का जीवन उसके लिए इतना बेकार है कि उसे खत्म करना बिल्कुल आसान होगा। फिर वो यूकी को दोष देती है और हितोशी से ये पूछती है कि क्या वो यूकी से नफरत करता है क्योंकि उसने उसे खतरे में डाला। हितोशी अपना सिर झुकाकर मानता है कि वो डर गया है, लेकिन वो यूकी के प्रॉमिस पर भरोसा रखता है कि वो उसे बचाएगी। ग्रेस गुस्सा होकर उसकी हिम्मत की तारीफ करती है, लेकिन वो कह देते हैं कि हितोशी को उस हैमस्टर की तरह समझना गलत नहीं होगा कि सू एक असली मॉन्स्टर थी जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में भी अलग थी। वो भी एक असैसिनेशन थी जिसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा और सिर्फ मारने के लिए जीती थी। उसे व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता था और वो 9 ड्रैगन चिल्ड्रन का चौथा मेंबर थी, एक एलीट असैसिनेशन ग्रुप जो मानवता के सबसे बड़े घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ग्रेस को पता था कि अगर वो किसी एक ड्रैगन चाइल्ड को मार देती है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सुबह 2 बजे यूकी अपने अटैक को लॉन्च करती है और ग्रेस की पिस्टल शॉट्स को अपने नाइफ्स के साथ डूज करती है। ग्रेस जो पहले से ही एंटिसिपेट कर रही थी, लैंडमाइन्स डेटोनेट कर देती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो अपनी जीत डिक्लेयर कर देती कि अपने दिमाग में बस हितोशी, रिको, एमोकू और हाँ तोनकात्सु सॉस के बारे में सोच रही होती है, जबकि वो अपने ओपोनेंट के बदलते हुए मूड को भी ऑब्जर्व करती है। ग्रेस को लगता है कि यूकी इतनी हार्टलेस होगी कि वो हितोशी का एक हाथ खोने भी दे, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाती। इसलिए वो अपने राइफल्स की लेजर साइट्स एक्टिवेट करती है ताकि हितोशी को अपने लिम्फ पर अटैक न करने दे। लेकिन यूकी बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ती है। ग्रेस को अपने मेंटोर के शब्दों की याद आती है क्योंकि उस पे भी नाइफ से अटैक कर देती है और फोन तोड़ देती है। आखिरकार सू द 4th ऑफ द 9 ड्रैगन चिल्ड्रन डिक्लेयर करती है कि ग्रेस की हार हो गई। ग्रेस जो डेस्परेट हो गई है, अपना वेपन निकालते हुए लास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। यूकी को धमकी देती है ये कहकर कि अगर वो उसे मार भी देगी तो भी असैसिनेशन आएंगे जो उसके सर के लिए बाउंटी क्लेम करेंगे। यूकी को समझ में ये आता है कि अगर वो ऐसे ही जीती रही तो पूरी जिंदगी उसके पीछे लोग आते रहेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। स्कूल से बाहर निकलते वक्त हितोशी ये कमेंट करता है कि उस दिन के एक्साइटमेंट को देखते हुए वो यकीन रखता है कि यूकी उसे बचाएगी। यूकी थोड़ा घबरा कर अपने बॉस से माफी मांगती है, उसे कहकर कि उसने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है और ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी जिंदगी को छोड़ भी सकती है। लेकिन हितोशी उसका हाथ थामकर कहता है कि वो चाहता है कि यूकी उसे सेल्फ डिफेंस सिखाए ताकि वो भी अपनी तरह उसका साथ दे सके। वो दोनों साथ चल पड़ते हैं, हाथ में हाथ डालकर। हाँ, हाथ में हाथ डालकर। कुछ दिन बाद यूकी वॉलीबॉल कोर्ट पर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करती है, जिसमें वो एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह ग्रेस और प्रिसाइशन से खेलती है। उसकी एक्सेप्शनल स्किल्स सबको हैरान कर देती है, खासकर लड़कों को जो ये समझ ही नहीं पाते कि एक नॉर्मल लड़का जैसे हितोशी, जो उन्हें एक नोबडी लगता है यानी नूबड़ा, उसे ऐसी टैलेंटेड और गिफ्टेड लड़की का रिश्ता कैसे हो सकता है। लेकिन हितोशी का दिमाग अभी नीडा स्कूल की डॉक्टर के बारे में चिंतित था। नीडा ने पहले यूकी का शॉकिंग सीक्रेट खोला था कि वो ड्रैगन्स 9 ऑफस्प्रिंग में से एक है। ये रेवलेशन ने हितोशी की क्यूरोसिटी को और बढ़ा दिया है और वो यूकी के मिस्टीरियस बैकग्राउंड के बारे में और जानकारी चाहती है। गेम के दौरान यूकी हितोशी को एक छोटी सी मुस्कान देती है जो सब लड़कों में जेलसी का तूफान ला देती है, लेकिन उनकी रिएक्शंस उस वक्त रुक जाती है जब एक वॉलीबॉल हितोशी की तरफ आता है और उसे बचाने के लिए कोई और नहीं आती बल्कि आती है नीडा, और अब अपनी असली पहचान ग्रेस के रूप में सामने लाती है। अपनी प्रेजेंस को एक्सटेंड करने के लिए ग्रेस ने एक अजीब सी डील दी।
3 महीने तक अनलिमिटेड कात्सु सॉस ब्रेड और इसके एक्सचेंज में बस उन्हें अपनी प्रेजेंस को टॉलरेट करना पड़ेगा। हितोशी को लगा था कि ये शायद कोई असैसिनेशन कोड का हिस्सा है, लेकिन यूकी ने कैजुअल तरीके से ये डील एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि वो ब्रेड के प्रॉमिस से ज्यादा खुश थे। लंच के दौरान यूकी हितोशी से अपने फीलिंग शेयर करती है और बताती है कि वो अपने पहले वाले एक्शन से थोड़ा फ्लस्टर्ड फील कर रही है। जब हितोशी ने उसे ज्यादा जानने की कोशिश की, यूकी ने ये एडमिट किया कि जब वो हितोशी को किसी और असैसिनेशन के साथ देखती थी तो वो अपने आप को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस करती है और थोड़ा जेलस भी फील करती है। हितोशी उसकी जेलसी को समझकर उसे ये बताता है कि ऐसे इमोशंस बिल्कुल नॉर्मल है और ये आम बात है। अब वीकेंड के दौरान यूकी अपने दिन की शुरुआत लॉन्ड्री करने से करती है अपनी मेड आउटफिट में। ये काम उसके लिए कुछ वक्त से मुश्किल बना हुआ था, लेकिन इस बार वो अपनी कोशिश में सफल होती है और लॉन्ड्री को अच्छे से कर लेती है। ये उसके लिए एक छोटी सी जीत थी। जब रात का खाना आता है, रात को जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया, यूकी और हितोशी ये दोनों बेइंतहा खुश थे। यूकी जो अब तक तानसुका सॉस के सपनों में डूबी हुई थी, अब उसे नई सॉस की तस्वीर और उसके स्वाद से पूरी तरह से जीत गई थी। यूकी ने हितोशी से पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा कुछ थ्रिल महसूस हुआ है जैसे उसे सॉस के साथ महसूस होता है। हितोशी अपने बचपन की यादों को याद किया जब वो हीरो थिएटर जाता था और कैसे अपनी फेवरेट चीजों को देखकर वो स्पेल बाउंड हो जाता था। यूकी को ये बात काफी रिलेटेबल लगी। आपको लगी क्या? क्योंकि उसे भी ऐसे ही अपनी छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी। जब वेंडर ने उनके कटलेट को परफेक्टली बनाया, यूकी ने उसके स्किल्स को देखकर हैयत महसूस की और मजाक में कहा कि शायद वो सीक्रेटली सैमुराई हो सकता है। अपने सपनों में उसकी माँ को एक बार और अपने पास पाने की कोशिश की, लेकिन वो उससे दूर चली गई और एक गहरा दर्द छोड़ा जो कभी मिट नहीं सका। जब हितोशी ने अपनी आंखों में आंसू देखे, तब वो सपने से जाग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेहोशी में यूकी का नाम ले रहा था। यूकी ने उसकी चिंता देखी और धीरे से उसे बताया कि उसने उसे सपने में चलते हुए देखा। इस बात से हितोशी थोड़ा शर्मिंदा होता है और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। जैसे ही दोनों के बीच का माहौल शांत होता है, हितोशी का फोन उसकी जेब से गिर जाता है। जब यूकी ने फोन उठाया तो उसने देखा कि हितोशी उसके रहस्यमय पास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था। यूकी ने गहरी सांस ली और फिर शांति से अपना राज बताया। उसने कहा कि वो भी ड्रैगन के 9 ऑफस्प्रिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती और एक असैसिनेशन होने के नाते वो हमेशा अपने मास्टर के हुक्म को फॉलो करती थी। उसने कभी भी इस संगठन का हिस्सा बनने का नहीं सोचा, लेकिन हर बार जब वो हितोशी की तरफ देखती थी तो उसे याद आता था कि वो असल में किस चीज की तमन्ना करती है। एक आम लड़की की तरह जीने की, जो खुद को समझ सके, जो अपने सपनों का पीछा कर सके। हितोशी ने अपने जज्बात को समझते हुए उसे ये बताया कि वो भी ऐसे ही कुछ महसूस करता है, जिसमें दोनों ने अपने सपनों और उम्मीदों को एक दूसरे के साथ बांटा था और एक नए सफर की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, कहानी के सफर का दी एंड यहीं पर नहीं होता। अभी इस एनिमे के आगे के एपिसोड्स आने बाकी हैं। अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट कर देना। और अगर आपको आज का एनिमे पसंद आया है तो यकीन मानो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाला एनिमे भी जरूर पसंद आएगा। और हमारे पहले चैनल एनिमे संसार को भी विजिट करना और हितोशी की तरह अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स को काफी अफोर्डेबल प्राइस पे पाने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करना और 5% के डिस्काउंट कोड के लिए हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।